एक बार जरा थोड़ा आवाज़ बुलंद हम कहेंगे, मातृभूमि की जय जयकार करेंगे। बोलिए भारत माता की। देखिए भोजन मेरा भी होना बाकी है ना, लेकिन माँ की आवाज़ बुलंद करने में हमने कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इसलिए आह्वान करूंगा, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, मुझे खूनी पंजा मत दिखाइए, मुझे मुट्ठियां दिखाइए, संकल्प की मुट्ठियां दिखाइए। बोलिए भारत माता की। देखिए ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो कम से कम 1 करोड़ लोग देखने वाले हैं, और उसमें जो हाथ नहीं उठाएगा उसको मैं जूम करूंगा, ठीक है। तो इसलिए सब लोग दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोर से 3 घोषणाएं देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 4 घोषणाएं, ठीक है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। इस मंच पर विराजमान और इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय नेता, चांदिवली विधानसभा के प्रमुख, इस बैठक के आयोजक आदरणीय अशोक माटेकर जी, यहाँ की माननीय नगर सेविका जो कैसे ज़मीन से जुड़ी हुई है और ख़ास करके महिलाओं में कितनी लोकप्रिय है, ये यहाँ की महिलाओं की संख्या दिखाने वाली बात है। ऐसी बहना अश्विनी माटेकर जी, यहाँ पर उपस्थित आरपीआई के नेता प्रकाश कांबळे जी। कहाँ है प्रकाश जी? नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस महायुति का सबसे पहला और सबसे ईमानदार और सबसे दिल से जुड़ा हुआ अगर कोई पार्टनर है, हमारे महायुति का कोई घटक है, तो वो हमारे आदरणीय रामदास अठवले जी हैं, जो पूरे देश भर में लोकप्रिय है। मैं जहाँ भी देश में जाता हूँ, मैं ज़रूर आरपीआई के कार्यकर्ताओं को मिलता हूँ। अभी हाल ही में जब कुछ महीनों पहले उनका जन्मदिन हुआ था, तब पुणे के आरपीआई कार्यालय में मैं खुद गया था, जन्मदिन उनका वहाँ पर मैंने मनाया था। और बहुत ही मतलब उनका भाषण इतना सुंदर रहता है कि जब भाषण के लिए खड़े रहते हैं तब पक्ष विपक्ष सब शांत होकर सुनना प्रारंभ करते हैं कि अब कैसे हंसाते हंसाते गुदगुदाते गुदगुदाते रामदास अठवले जी अपना मुद्दा लोगों के सामने बहुत स्पष्टता से रखेंगे। तो ऐसे आरपीआई पर हमें गर्व है और हमारे आरपीआई के नेता यहाँ उपस्थित हैं। मीना केदार बहन हमारी युवा मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्ष है, यहाँ पर बैठी है। महाजन कदम जी उपविभाग प्रमुख, बहन संगीता डेरे जी उपविभाग प्रमुख महिला, नितिन चौहान जी शाखा प्रमुख, भूराराम कुंभार जी भाजपा के नेता, सूबेदार यादव जी भाजपा के नेता, ये यहाँ उपस्थित है। इनमें से अगर किसी का भी नाम लेना अगर रह गया तो उसके लिए आप क्षमा कीजिए। यहाँ पर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार गढ़ के यहाँ पर मेरे मित्र सुरेंद्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज मैं बता के रखता हूँ, आप बिल्कुल लिख के रखिए, जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब आप देखेंगे बारामती से बहन सुनेत्रा जी का विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है ना। ये एक अपने आप में एक इंगित है कि जिन्होंने आजीवन गद्दारी की, अपने खुद के समाज के साथ गद्दारी की, इस देश की जनता के साथ गद्दारी की, भ्रष्टाचार के जिनको सम्राट कहा जा सकता है, फुले अंबेडकर जी का नाम लेकर दलितों के पीठ में छुरा घोंपा, ऐसे एक अर्थ से महाराष्ट्र के राजनीति के खलनायक का अंत, राजनीतिक अंत शरद पवार जी का आपको इस चुनाव के बाद देखने को मिलने वाला है। साथियों, यहाँ पर
जिनके कारण मैं यहाँ उपस्थित हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुंबई महानगर के जो अध्यक्ष है एडवोकेट आशीष शेलार जी, उन्होंने मुझे मुंबई में बुलाया और कहा कि हमारे मुंबई में लगभग लाखों की तादाद में लगभग 70 लाख से अधिक वोटर्स ये झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी शब्द तो दिल्ली में वगैरह जगह उपयोग में लाते हैं, यहाँ पर झोपड़पट्टी कहते हैं। और ये वो मतदाता है कि जो वोटिंग करने के लिए जाता है, सोसाइटी में जो रहता है वो भी जाता है, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम रहता है। और जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि नगर सेवक के पास उनको ज़्यादा काम पड़ता है, आमदार के पास उनको ज़्यादा काम पड़ता है, उनकी समस्याओं का निराकरण दिल्ली से करने की क्षमता सांसद में होती है। इसलिए खासदार यानी सांसद के पास भी उनका काम पड़ता है। इसलिए इस मुंबई में रहने वाले झोपड़पट्टी वासी जो है उनमें जाकर मोदी सरकार ने किए हुए कामों का अलख जगाने के लिए, जागृति निर्माण करने के लिए कि क्यों महायुति के हमारे उम्मीदवारों को हमने मतदान करना चाहिए, इसके लिए मुझे उन्होंने जिम्मा सौंपा। और जैसे जिम्मा मुझे दिया, भाई आर.डी. यादव जी हमारे बहुत तेज तर्रार नेता है, इन्होंने स्वयं इस मुंबई के झोपड़पट्टी वासियों के एसआरए के कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। और साथ साथ हमारे सुरेश पाल जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मुझे उंगली पकड़कर सब जगह लेकर जा रहे हैं। इन दोनों के कारण मैं यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में आया हूँ। काफ़ी समय से आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोगों को फिर एक बार मोदी सरकार क्यों लाना है, इसके बारे में मैं कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताऊंगा। करेंगे मनमोहन सिंह सरकार जो थी, इस मनमोहन सिंह सरकार को, जिसको रिमोट कंट्रोल की सरकार कह सकते हैं, कि पर्दे के पीछे से चलाते थे सोनिया जी, राहुल जी, और सामने मौनी बाबा बैठे हुए रहते थे मनमोहन सिंह जी। सारे निर्णय मनमोहन सिंह जी के सोनिया जी और राहुल जी लेते थे। और हर हफ्ते में एक नया भ्रष्टाचार का प्रकरण बाहर निकलता था। और वो भ्रष्टाचार का प्रकरण कौन निकालते थे? विपक्ष नहीं निकालता था, सरकारी एजेंसियां जो है वो भ्रष्टाचार के जो है प्रकरण निकालते थे कि ये जो 2G स्पेक्ट्रम में 2,76,000 करोड़ का चूना लगाया देश को। अब ये चूना 2,76,000 करोड़ का क्या होता है हमको मालूम नहीं, आप लोगों को कई लोगों को बताए की 2,76,000 कोटीवर शून्य किती असतात, तर आपण ती शून्य मोजायला सुरुवात करू की किती शून्य द्यावी लागतात, किती गाड्या भरून मालगाडी भरून तो पैसा असेल याचा काही हिशोब नहीं। इतना भयंकर पैसा स्पेक्ट्रम घोटाले में लूटा। मान लीजिए 5 रुपए की चीज 500 रुपए को बेची और 495 रुपया कमाकर रेलवे को एजेंसियां जो थी, मोबाइल की एजेंसियां, नेटवर्क की एजेंसियां, उनको आधा दे दिया, आधा कांग्रेस के लोग अपने पॉकेट में डालकर देश को लूट कर गए। अब आसमान में लूटने के बाद में जमीन की जब बारी आई, कॉमनवेल्थ गेम हुए भारत में, देश शर्मसार हुआ। 75,000 करोड़ का घोटाला हुआ था कांग्रेस के जमाने में। और टेलीकॉम घोटाला हुआ, कांग्रेस के अलायंस में गठबंधन के यूपीए का मिनिस्टर कांग्रेस सरकार रहते हुए जेल में चला गया। खेला घोटाला हुआ 75,000 करोड़ का, पुणे के सांसद थे सुरेश कलमाड़ी जो केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री थे, उनको जेल में जाना पड़ा। कब जेल में जाना पड़ा? भाजपा आने के बाद नहीं, कांग्रेस के सरकार को ही उनको जेल में डालना पड़ा। लगने ऐसे लगा कि अभी कैबिनेट मीटिंग यूपीए सरकार की कहीं तिहाड़ जेल के अंदर न हो जाए। जो आजकल अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट मीटिंग तिहाड़ जेल में होती है ना, वैसे कांग्रेस का हाल हो गया था, देश बेहाल हो गया था। और जब इतने बड़े घोटाले हुए तो एक घोटाला तो सीधा प्रधानमंत्री के कार्यालय से हुआ और वो मनमोहन सिंह जी के कार्यालय से हुआ। 2 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ।
इस देश में सिर्फ घोटाले ही घोटाले निकल रहे थे, आतंकवादी हमले हो रहे थे, पाकिस्तान के सामने हम कमजोर पड़ रहे थे, चीन को हमारी जमीन वो लोग बेच रहे थे। गांधी परिवार के अकाउंट में, गांधी परिवार के ट्रस्ट के अकाउंट में चाइना की तरफ से बहुत सारे डोनेशंस आते थे और इस देश के यूपीए के केंद्रीय मंत्री निर्लज्जता से बताते थे कि हमने चीन की सीमा के ऊपर सड़कें नहीं बनाई, रेलवे नहीं बनाया, एयरपोर्ट नहीं बनाए, टनल्स नहीं बनाए, हेलीपैड्स नहीं बनाए, हाईवे नहीं बनाए। क्यों? अगर चाइना हमला करेगा तो उसको आगे आने में कठिनाई होगी। कितना डरपोक और कितना आत्मविश्वास शून्य विधान है। मतलब हमारे भारत की सेना में कोई दम ही नहीं है, भारत के अंदर कोई ताकत ही नहीं है, चीन से लड़ने की हिम्मत नहीं है। हम लोग इसलिए सड़क नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो आ ना पाए। अरे भैया, हमारी सेना आएगी तो घुसकर उनके घर में घुसकर उनको ठोकने की हिम्मत हमारे देश की सेना रखती है ना। लेकिन ये सेना का हौसला कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं बनाया। कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान किया। वन रैंक वन पेंशन का सालों से पड़ा हुआ था प्रश्न नहीं सुलझाया और एक देश में ऐसी स्थिति आ गई, निराशा की स्थिति, कि इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। लोग अपने बिजनेस बंद कर रहे थे, पैसे वाले लोग बेच कर विदेश में जाना चालू किए थे, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। राहुल गांधी बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है। आपको दो गाने बहुत फेमस है, एक रोटी कपड़ा और मकान 1975 में जो आया था उसमें महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। और एक पिपली लाइव आमिर खान की पिक्चर में आया था 2014 से पहले 2013-2012 में, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये दोनों महंगाई के ऊपर जो लोकप्रिय गीत जब बने थे तब देश में कांग्रेस की सरकारें थी। पुराने जमाने में आप फिल्में देखिए, एक डायलॉग रहता था कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, एक डायलॉग रहता था बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो राहुल बाबा जवाब दीजिए कि इस देश में महंगाई किसने बढ़ाई थी, इस देश के अंदर बेरोजगारी के लिए जिम्मेवार कौन है? तो वो 65 साल की गांधी फैमिली की जो सरकारें रही, उन्होंने सत्ता का उपभोग किया। इतना ही नहीं तो देश के सेना को अपनी नौकर समझा। आपको एक घटना मैं बताना चाहता हूं, मालूम होनी ही चाहिए। वो घटना ये है कि इस राजीव गांधी के परिवार को पिकनिक मनानी थी, 7 दिन की पिकनिक मनानी थी। उनको उनकी पत्नी सोनिया जी, उनका बेटा राहुल गांधी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा, उनके छोटे छोटे बच्चे, ये सारा फैमिली पिकनिक मनानी थी। तो वो कहाँ गए? लक्षद्वीप गए तो ठीक है, जाओ, कहीं भी जा सकते हो, हम भी जा सकते हैं। व्यवस्था किसने की? खर्चा किसने किया? इंडियन नेवी ने किया। इंडियन नेवी के जहाज को उपयोग करके वो गए। इंडियन नेवी के वहां पर जाकर सारी व्यवस्थाएं, मतलब इस देश के सेना के जवान उनके जी हजूर और व्यवस्थाओं में लगे थे, उनके लिए खाना लगाने में लगे थे, उनकी प्लेटें साफ करने में लगे थे, उनके कपड़े धोने में लगे थे, उन जहां रहते थे वहां झाड़ू पोछा करने के लिए भारतीय नेवी के जवान लगे हुए थे। देश की सेना का इतना बड़ा अपमान कांग्रेस के इस परिवारवादी पार्टी के मुखियाओं ने किया है। इस देश के प्रति एक इंच भूमि के प्रति जो आत्मीयता, सम्मान, गर्व की भावना होनी चाहिए। पाकिस्तान इतने बार आक्रमण करके गया, बेइज्जत करके गया, हमारे देश में आतंकवादी हमले करके गया। मैं जानता हूं हमारे देश में जो मुसलमान रहता है वो इस देश से प्यार करता है। मुझे पूरा भरोसा है मेरे देश के मुसलमानों के ऊपर। और मैं ये भी जानता हूं जो सच्चा मुसलमान होता है वो कभी गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम उसको सिखाता है मुसल्लम ईमान। जमीन से लेकर नाखून से लेकर सर तक जो ईमानदार है वही मुसलमान हो सकता है, जो ईमानदार नहीं है वो मुसलमान हो नहीं सकता। पैगंबर साहब बता कर गए हैं। और इसके लिए चंद कुछ होंगे जो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मरते हैं, उनके कारण सारे समाज को बदनाम करना बहुत गलत बात है। लेकिन कांग्रेस ने इसकी कभी परवाह नहीं की। उन्होंने मुसलमान समाज को वोट बैंक समझा। आज मुझे बताइए,
भारत को स्वाधीनता 1947 में मिली। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकारें 65 वर्ष तक, केंद्र में भी कांग्रेस, राज्य में भी कांग्रेस। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई है तो मुस्लिम समाज है या नहीं है? मुझे जवाब दीजिए आप। इस देश में सबसे ज्यादा गरीब दलित है या नहीं? जवाब दीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा गरीब आदिवासी है कि नहीं है? जवाब दीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय महिलाओं के ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है? आप जवाब दीजिए। कौन जिम्मेवार है इस देश में दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई और बहनों के अत्याचारों के लिए, गरीबी के लिए उनको नर्क का जीवन देने का जिम्मेवार कौन है? ये 65 साल की कांग्रेस जिम्मेवार है। उन्होंने उनको सिर्फ हिंदुओं से डराने का काम किया, भाजपा के बारे में झूठ बोलने का काम किया। उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के नाते उनको देखा, कुछ भी किया नहीं, उल्टा बोलते रहे। राजीव जी बोले मैं ऊपर से 1 रुपया देता हूं तो नीचे 15 पैसा पहुंच जाता है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा है। तो भैया ये 85 पैसा कहां जाता है? इसका भी तो जवाब देते। कांग्रेस ही खा जाते थे। आज ये सारा सरकारी तंत्र जो भ्रष्ट बना हुआ है, आप मुझे बताइए, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे महानगर पालिका हो या केंद्र सरकार के कार्यालय हो, निचले दर्जे पर जो भ्रष्टाचार होता है उसकी तकलीफ होती है कि नहीं आपको? ये भ्रष्टाचार किसके कारण, किसने सिखाया? ये 60 साल के परिवारवादी, उपभोगवादी जो कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने उनको भ्रष्टाचार की आदत लगाई है। ऐसे समय में सारा देश इंतजार कर रहा था एक ऐसे व्यक्ति का कि इस देश की खस्ता हालत को वो सुधारे, और उनको दिखाई दिया नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक व्यक्ति कि जो दिन रात देश की सेवा में लगा हुआ है, जो कहता है मेरे जीवन का क्षण क्षण, मेरे शरीर का कण कण देशवासियों के लिए समर्पित है, जिसने कोई परिवार नहीं बनाया, किसी को छोड़ा नहीं है, जो 10 साल से प्रधानमंत्री के आवास में रहता है लेकिन कभी भी अपने परिवार वालों को, भाइयों को, भाभियों को, उनके बच्चों को लाकर वहां रखा नहीं है। 2 बार माता जी आकर गई, 15-15 दिन रहकर गई, माँ की सेवा की, लेकिन मोदी जी ने अपने माँ को कहा कि माँ तुम यहाँ मत आया करो, बाकी 2 भाई है उनके पास रहो, तुम्हारा ख्याल रख सकेंगे। मैं भारत माता की सेवा में लगा हूं, करोड़ों भारतवासियों की सेवा में लगा हूं, मैं तुमको समय नहीं दे सकता। और माता जी का स्वर्गवास हुआ, आपने देखा किस तरह से सामान्य व्यक्ति की तरह अपने कंधे के ऊपर कितनी सामान्यता से अपनी माता जी का अंतिम संस्कार ही नहीं किया, तो जिस दिन माता जी का स्वर्गवास हुआ उस दिन भी काम किया, उस दिन भी वंदे भारत एक्सप्रेस चालू की, उस दिन भी बैठक को संबोधित किया। देश सबसे पहले है ये मानने वाला प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री, देश में देशभक्ति की भावना जगाने वाला प्रधानमंत्री। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से मनाया, हमें किसी भी महापुरुष की जानकारी नहीं रहती थी। गांधी परिवार के लोगों को छोड़कर किसी को भी बड़ा बनाने का काम इस सरकार ने नहीं किया था, कांग्रेस सरकार ने। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की उपेक्षा की। त्यांना बंद करायला सांगा, जरा बंद करायला सांगा त्यांना। मेसेज द्या ना लवकर पटकन। ते कोणी जे आले ते खाली अजूनच वाजवत राहिले। या इकडे या। हमारे जो प्रत्याशी एडवोकेट उज्जवल निकम जी, उनके सुपुत्र का यहाँ पर स्वागत करते हैं हम सभी। आइए बस आप। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, बसा बसा। बऱ्याच नेत्यांना बोलायचं आहे, त्याच्यामुळे मी माझं भाषण आवर्त घेतो। पण आझादी का अमृत महोत्सव ज्यावेळेला मोदीजींनी साजरा केला, या देशामध्ये असंख्य स्वतंत्रता सेनानी होऊन गेले होते, त्यांच्याबद्दल कधीही काँग्रेसनी 65 वर्ष चर्चा नाही केली। आदिवासींचा भगवान बिरसा मुंडा सारखा मोठा स्वातंत्र्यता सेनानी होऊन गेला,
त्याच्या तस्वीरीला साधी हार देखील काँग्रेसच्या सरकारांनी कधी पार्लमेंटमध्ये घातलं नाही. आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडाच्या तस्वीरीला हार घालणारा 65 वर्षांनंतर पहिला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला घटना दिली, संविधान दिलं. राहुल गांधी खोटं बोलतो, राहुल गांधी धादांत असत्य बोलतो, झूठ बोलता है कि मोदी संविधान चेंज करना चाहता है. अरे तुमको क्या मालूम है वो क्या करना चाहते हैं? तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सबूत है? क्यों झूठ बोलते हो? आज तक स्वाधीनता के बाद में संविधान में 100 से ज्यादा परिवर्तन कांग्रेस की सरकार ने की है. संविधान को बदलने का काम पाप कांग्रेस ने किया है. नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का सम्मान किया है. मैं आपको बताता हूं कैसे. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्म महू में हुआ, मध्य प्रदेश में. उनका जो घर था, जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ घर, उस घर को बहुत बड़ा स्मारक बनाने में 65 साल कांग्रेस क्या सो रही थी? एक महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जन्म स्थान को एक भव्य स्मारक बनाने में क्या प्रॉब्लम थी? कांग्रेस को क्यों नहीं बनाया? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लंदन गए पढ़ने के लिए, बैरिस्टर होकर आए. जिस घर में लंदन में वो रहे थे, उस घर को एक भव्य स्मारक बनाने का विचार कांग्रेस के मन में क्यों नहीं आया? उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके मन में अंबेडकर के बारे में सम्मान की भावना नहीं थी. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 26 अलीपुर रोड दिल्ली के घर में रहे. वहां रहकर उन्होंने संविधान लिखा. यहां पर बैठी हुई मेरी बहनों को मालूम रहना चाहिए, उन्होंने जो हिंदू कोड बिल लाया, उसके कारण आप लोगों को आपके पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है, इक्वल हिस्सा मिलता है. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने आप महिलाओं को अपने पति के प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाने का काम किया है, जिसको पंडित नेहरू ने विरोध किया था, कांग्रेस ने विरोध किया था. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जहां संविधान लिखा, वो 26 अलीपुर रोड के घर को भव्य स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? अगर वो वास्तविक सम्मान करते थे, संविधान का अगर सम्मान करते थे, तो संविधान का जन्म जिस घर में हुआ, उस घर को स्मारक बनाने के लिए कांग्रेस पैसा नहीं दे सकी. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हिंदू दलितों को बुद्ध धर्म में जहां लेकर गए, वो दीक्षा भूमि नागपुर में, उसके विकास के लिए कांग्रेस सरकार पैसा नहीं दे सकी. चैत्य भूमि जहां पर महामानव का अंतिम संस्कार हुआ, उसके विकास के लिए केंद्र सरकार पैसा नहीं दे सकी. 65 साल आपके मन में अंबेडकर के प्रति कोई सम्मान नहीं. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव में हर बार हराने का पाप कांग्रेस ने किया है. संविधान बार बार बदलने की बात उन्होंने की है. नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दाता का सम्मान किया है. हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके ये 5 स्थानों को भव्य स्मारक नरेंद्र मोदी जी ने गए 10 वर्ष में बनाया है. मैं आप सबको बताता हूं, जब भी आप दिल्ली जाएंगे, आप कुतुब मीनार देखने जरूर जाइएगा, इंडिया गेट देखने जरूर जाइएगा, लेकिन आप 26 अलीपुर रोड डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जहां अंतिम सांस ली, जहां बैठकर संविधान निर्माण किया, उस घर को मोदी जी ने जो भव्य मेमोरियल बनाया है, उसको जरूर एक बार जाकर देखिए. मध्य प्रदेश में महू में जाकर देखिए, जहां उनका जन्म हुआ, कितना भव्य स्मारक बनाया है. चैत्य भूमि को भव्य बनाया है, दीक्षा भूमि को भव्य बनाया है. इतना ही नहीं तो लंदन में जहां बाबा साहेब अंबेडकर ने बैरिस्टर की पदवी प्राप्त की, उस घर को किसी ब्रिटिश आदमी ने खरीद लिया था. उस ब्रिटिश व्यक्ति को मुंह मांगा दाम देकर भारत सरकार ने खरीद लिया, और मोदी जी ने अंबेडकर जी का लंदन में भव्य स्मारक बनाया हुआ है. कांग्रेस क्यों नहीं कर सकी ये सारी चीजें? क्यों दलित गरीब रहे? क्यों मुसलमान समाज गरीब रहा इस देश के अंदर? कौन जिम्मेवार है? ये गरीबी के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए 65 वर्ष की कांग्रेस जिम्मेवार है. ये विश्वासघाती कांग्रेस है, और इसलिए इनके छलावे में मत आइए, इनके बहकावे में मत आइए. मोदी जी ने महिलाओं को सिलेंडर दिए, क्या हिंदू मुसलमान देखकर भेदभाव किया? हमारी मुस्लिम बहनों को सिलेंडर्स नहीं मिले? प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना,
प्रधानमंत्री उजाला योजना, इलेक्ट्रिक कनेक्शन और एलईडी बल्ब पूरे देश भर में दिए। क्या हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन देखकर मुसलमान क्रिश्चियनों को नहीं दिया? हर मुसलमान, हर क्रिश्चियन गरीब को हर वो योजना मिली है जो मोदी ने सभी गरीबों के लिए दी है। आयुष्मान भारत का कार्ड सबको मिला है, बीमा सबको मिला है। अरे इस देश में 5.5 लाख गांव में हमारी माता बहनें खुले में शौच में जाकर बैठना पड़ता था। सूर्योदय के बाद में सूर्यास्त तक शौच के लिए जा नहीं, टॉयलेट के लिए जा नहीं सकती थी, शर्म आती थी, दुर्घटनाएं होती थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको ऐसे लगा नहीं कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। उपभोग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। मोदी जी ने ये पहचाना और हमारी माता बहनों की इज्जत बचाई, भाइयों की इज्जत बचाई। इस देश में 10 करोड़ शौचालय बनाने वाला प्रधानमंत्री है, गर्व के साथ बताता है। और उस 10 करोड़ शौचालयों से 5.5 लाख गांव में आज कोई भी जंगल में जाकर टॉयलेट के लिए नहीं बैठता। और उस टॉयलेट को नाम क्या दिया मोदी जी ने? उस टॉयलेट को नाम दिया इज्जत घर। इज्जत घर। क्योंकि इस देश में ऐसे बेटियां जन्म ली है जो जाती है शादी मंडप में, लड़के को पूछते हैं क्या तेरे घर में टॉयलेट नहीं है? चल मैं तुमसे शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक तू टॉयलेट नहीं बनाता। इस देश के अंदर महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड कितना जरूरी है, इंदिरा गांधी को पता नहीं था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सोनिया जी सरकार चलाती थी, उनको पता नहीं था महिलाओं को सैनिटरी पैड लगते हैं, जागृति नहीं है। मोदी जी ने बेसिक काम सबसे पहले किए। 1 रुपए में सैनिटरी पैड, इस देश में 5 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी पैड देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। आपकी बेटियां कॉलेज में जाती है, कॉलेज में जाने के बाद अगर प्रसंग आया तो शर्म आती है, लेकिन किसने सोचा था कि आज भारत के सारे कॉलेजेस के बाहर जैसे एटीएम मशीन होता है, जैसे एक जमाने में वजन करने का कांटा रहता था, 1 रुपया डाला खड़ा रहेगा तो टिकट बाहर आता था, उस पर वजन आता था, इस तरह से सैनिटरी पैड के लिए वेंडिंग मशीन मोदी जी ने इस कॉलेज के सभी कॉलेजेस के बाहर लगाई है। अपने बेटियों को पूछिए, उनको मालूम है कि आप 1 रुपये का कॉइन डालोगे एक सैनिटरी पैड निकलता है। पैडमैन नाम का सिनेमा बन सकता है बॉलीवुड में, सुपरहिट हो सकता है। टॉयलेट एक प्रेम करता सुपरहिट हो सकती है। किसी ने सोचा नहीं था, मोदी ने करके दिखाया। आखिरी मुद्दा बताता हूं, भेदभाव तो किया ही नहीं, लेकिन हम सबकी जान कोविड में मोदी जी ने बचाई है। इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए। शुरुआत की तकलीफों को याद मत कीजिए, किसी के भी बस की बात नहीं थी। सारी दुनिया के लिए वो अनजान वायरस था, उसका इलाज नहीं था, उसके लिए जो व्यवस्थाएं लगती थी दुनिया में किसी देश में नहीं थी। अगर 500 की कैपेसिटी के हॉस्पिटल में 50,000 लोग आ जाए, डॉक्टर क्या करेंगे? कौन सी भी सरकार क्या करेगी? बात उन चीजों की नहीं है, बात वैक्सीन बनाने की है। उसके ऊपर इलाज के तौर पर वैक्सीन बनाने की बात है। क्या कोविड ये पहली बीमारी है जो भारत में आई, दुनिया में आई? इससे पहले प्लेग आया, इसके पहले फ्लू आया, इसके पहले टीबी आया, इसके पहले पोलियो आया। कौन सी वैक्सीन भारत ने बनाई? कांग्रेस के सरकार ने। हमने भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास ही नहीं रखा। हमने हमेशा विदेशों की तरफ हाथ फैलाए, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। विदेशों ने वैक्सीन दी दुगने दाम में, तिगने दाम में, लेकिन कितने दिन बाद दी? 20 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद। कल्पना कीजिए, मोदी जी अगर नहीं बनाते भारत की वैक्सीन, वो अगर नहीं बोलते इंडिया वैक्सीन बनाएगा, वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं दिखाते, उनको फंड्स नहीं देते, अगर भारत वैक्सीन नहीं बनाता तो आज भारत के पास कौन वैक्सीन, 225 करोड़ वैक्सीन कौन सा देश हमें देता? मोदी ने हमको वैक्सीन देकर भारत की जान बचाई। कोविड में सारी दुनिया आर्थिक संकट में आई, सबके पैसे डूब गए क्योंकि काम ही नहीं होता। कोई काम ही नहीं करेगा तो पैसा कहां से आएगा? और खर्चा तो सबका हो रहा है। किसी भी देश में, दुनिया में किसी भी देश ने फ्री वैक्सीन नहीं दिया है। फ्री वैक्सीन देंगे तो और डूब जाएंगे, कहां से लाएंगे पैसा?
कई देशों ने तो वैक्सीन से पैसा कमाया अपने देश के लिए, देश को बचाने के लिए। इस पृथ्वी के ऊपर 800 करोड़ से अधिक आबादी में 135 करोड़ आबादी भारतवासियों को है कि जिनको नरेंद्र मोदी ने फ्री वैक्सीन दिया है, फ्री वैक्सीन दिया है। यहां पर किसी को भी पैसा लगा है वैक्सीन के लिए? आपने पहला डोज लिया, आपने दूसरा डोज लिया, आपने बूस्टर लिया, 1 रुपया लिया, आपको किसी ने चार्ज किया? अखिलेश यादव बोल रहे थे ये बीजेपी के वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। राहुल गांधी बोल रहे थे कि ये वैक्सीन फेल होने वाली है। देशद्रोही बोल रहे थे कि ये वैक्सीन लगाओगे तो बच्चे नहीं पैदा कर सकोगे। कितने झूठ फैलाए, और झूठ बोलने वाले सब ने चुपचाप जाकर वैक्सीन की सुई लगा ली, उनसे भी पैसा नहीं लिया। सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया में ऐसे 100 देश है, गरीब देश, वो भी डूब गए थे, बहुत गरीब थे। उन्होंने मोदी को बताया कि हमारी भी जान बचाइए। मोदी ने सिर्फ भारत की नहीं तो दुनिया के 100 देशों में वैक्सीन मैत्री के नाम से 100 देशों की जान बचाई, उनको भी फ्री वैक्सीन दे दिया। मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिए, क्या आप सब लोग चाहते हैं मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने? जरा आवाजें बुलंद बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, क्या आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने? जैसा आप चाहते हैं वैसे उन 100 देशों के नागरिक भी चाहते हैं मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। क्यों? सिर्फ उनकी जान बचाई इसलिए नहीं, बाद में अगर कोविड जैसा दूसरा कोई खतरा आ गया तो उन देशों की जान कोई अगर बचा सकता है तो भारत बचा सकता है, और भारत तब बचा सकता है जब भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में हो। इसलिए वो देश के जनता अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रही है, उनके भगवान को बता रही है, भगवान मोदी जी को फिर एक बार भारत में बहुमत से प्रधानमंत्री बनाओ। जब 100 देशों के लोग उनके भगवान से प्रार्थना कर रहे तो हम लोग क्यों नहीं भाई? हम लोगों का तो कर्तव्य बनता है, हमारे हाथ में वो ताकत दी है। हमारे हाथ में सिर्फ वोट की ताकत नहीं दी है, हमारे पास भगवान ने पसीना दिया हुआ है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आने वाले 5 दिन हमें पसीना बहाना है, हर व्यक्ति के पास जाकर बताना है कि देश मोदी के हाथ में सुरक्षित है। अरे ये तो प्रधानमंत्री भी तय नहीं कर पा रहे, ये तो प्रधानमंत्री का पद भी 6-6 महीने के लिए बांट रहे। 6 महीना तुम बनो, 6 महीना तुम बनो, 6 महीना ममता बनेगी, 6 महीना जो है वो अखिलेश बनेगा, 6 महीना तेजस्वी बनेगा, 6 महीना उद्धव जी बनेंगे, 6 महीना शरद पवार। ये तो प्रधानमंत्री पद को ऐसा काटना चाहते हैं जैसे बर्थडे केक को काट काट कर खिलाते हैं ना। क्या भारत सुरक्षित रहेगा? भारत स्थिर रहेगा? भारत में स्थिर सरकार कोई अगर दे सकता है तो नरेंद्र मोदी दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, और महाराष्ट्र में महायुति दे सकती है। आज मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं मराठी हूं और मेरी परंपरा के अनुसार मैं अपना नाम बताया करता था सुनील विश्वनाथ देवधर। मैं पिताजी का नाम बीच में रखता था, सारा महाराष्ट्र रखता है। हमारे मुख्यमंत्री ने नियम बनाया है सरकार में कि अब से पिता का नाम जैसे आप लेते हो वैसे अपने माँ का नाम भी आपने बीच में रखना चाहिए। मातृशक्ति को इतना बड़ा सम्मान देने का काम महाराष्ट्र ने किया। आज मैं गर्व के साथ मेरा नाम बताता हूँ, मेरा नाम सुनील अपर्णा विश्वनाथ देवधर है। मुझे उतना ही गर्व मेरे माँ के प्रति है कि मैं उसका बेटा हूँ, जितना गर्व मेरे पिता के प्रति है जिनका मैं बेटा हूँ। ये महिलाओं की इज्जत बचाने से लेकर, उनको नौकरियां देने से लेकर, उनको लोकसभा विधानसभा में 1/3 33% रिजर्वेशन देने का काम आपको मोदी जी ने किया है। आइए आप लोग राजनीति में इनकी तरह सेवा में लग जाइए। ये बहना युवा मोर्चा में है, ये भाजपा में है, ये शिवसेना में है। आप लोग आइए, राजनीति कीजिए। राजनीति करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। इस देश में 900 सांसद बनते हैं तो 275 महिलाएं होने वाली है। ये सारी महिलाएं कहां से आएंगी? आज आप राजनीति करना शुरू करेंगी तब होगा। विधानसभा में भी होने वाला है,
महिलाओं को बाजू में रखकर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और इसलिए सभी माता बहनों का, जिनको गए कई वर्षों से, 3 वर्षों से हर महीना 5 किलो राशन फ्री में देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। बताइए किया है कि नहीं किया है? मिला है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको मिलता है ना फ्री राशन? तो ये बताते हैं हम 1 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपया महीना महिला पूरे साल में महिलाओं के अकाउंट में देंगे, कांग्रेस बताती है। अरे जिसने अधेला नहीं दिया, जिसने चोरियां ही चोरियां की, उसको छोड़कर जो ऑलरेडी दे रहा है, जिसकी गारंटी पर हमको विश्वास है, बताइए मोदी की गारंटी पर आपका विश्वास है? जोर से बताइए, मोदी की गारंटी पर विश्वास है? क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी है। और आज हमारे प्रत्याशी एडवोकेट उज्जवल निकम जी, जो देशद्रोही है, क्रिमिनल है, जिनका नाम सुनकर क्रिमिनल लोगों का हृदय कांप उठता है, उनको फांसी का तख्त दिखाई देता है, ऐसे हमारे तेज तर्रार, तेजस्वी, अत्यंत प्रतिभाशाली, बुद्धिमान एडवोकेट उज्जवल निकम जी को अगर हम हमारे क्षेत्र से सांसद बनाकर भेजते हैं तो हम हमारे लिए एक बहुत बड़ा व्यक्ति सांसद के नाते भेजेंगे। और सिर्फ सांसद ही जाएगा ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। और इसलिए हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ जमकर वोटिंग करना चाहिए। लोग बोलते हैं कम वोटिंग हो रहा है, कम वोटिंग हो रहा है, बीजेपी हार रही है। अरे कम वोटिंग हो रहा है, कांग्रेस हार रही है, क्योंकि बीजेपी के वोटर तो निकल रहे हैं, क्योंकि उनको तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। देश की जनता तो जा रही है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। जो विरोध में है उनको कोई दिखाई ही नहीं देता जिस पर भरोसा रखे। और राहुल पर भरोसा नहीं, उनको उद्धव पर भरोसा नहीं, उनको शरद पवार पर भरोसा नहीं, उनको किसी भी पार्टी के ऊपर घमंडिया पार्टी का भरोसा नहीं, इसलिए वो नहीं निकल रहे। वोटिंग कम हो रहा है, ये कांग्रेस का वोटिंग कम हो रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का वोटिंग कम हो रहा है, एनसीपी शरद पवार का वोटिंग कम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी महायुति को तो ठोक के भाव में लोग वोट कर रहे हैं। और यही 20 तारीख को होना चाहिए। पहले मतदान, फिर जलपान। सुबह उठकर पारंपरिक पोशाक पहनकर सारा परिवार जाए, कतार में खड़ा रहे और मोदी को वोट देने के बाद बाहर निकले, मोदी मोदी बोलते बाहर निकले। और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी मुंबई उत्तर मध्य की जो सीट है, ये एडवोकेट उज्जवल निकम जी को हमने यहाँ से कमल के फूल को लेकर दिल्ली में भेजना, ये आप सबकी जिम्मेवारी है। क्योंकि बूथ जीतेंगे तो लोकसभा जीतती है, बूथ जीतते हैं तो नगर सेविका जीतती है। बराबर आहे की नाही? बूथ जिंकला तर तुम्ही जिंकता, आणि म्हणून तुमचं जिंकणं बुथावर अवलंबून असतं, आमदाराचं जिंकणं बुथावर अवलंबून असतं, खासदाराचं जिंकणं बुथावर अवलंबून असतं। इसलिए आप सब हमारे परमेश्वर है, आप सब हमारे भगवान हैं। आप लोगों को जम के काम करके मोदी सरकार फिर एक बार लाना चाहिए, ये बताने के लिए मैं आया हूँ। और हमारे नेता से मैं इतना प्रभावित हो गया कि आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। और दूसरी बात, विजय जब होगा तब उस विजय यात्रा में आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा विजय यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद जी के तेज तर्रार युवा सुपुत्र, नाम क्या तुझे? अनिकेत। अनिकेत जी आपके सामने हैं। देखिए कैसा स्मार्ट बेटा है, स्मार्ट बेटे के 10 गुना स्मार्ट इनके पिता है। तो इसलिए हम लोगों को स्मार्ट कैंडिडेट भेजना है, ध्यान में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगा सर, लिस्ट काटून चलना।